कल मैं उनसे मिलने गया और उनसे बात करते करते मुझे पता चला कि दैट गाय हैज़ मेड 50% कैगर इन लास्ट 10 ईयर्स। उन्होंने अपना वाह। ज़ीरोधा का पोर्टफोलियो मुझे दिखाया। उनका पोर्टफोलियो 100 सीआर का पोर्टफोलियो था। वन मोर क्वेश्चन शुभम कि जैसे इसमें तो जो सैलरी है वो भी आफ्टर टैक्स हमने माना है कि 1 लाख रुपए है, लेकिन अगर किसी की लाइक 50K हो, 25K पर मंथ हो, तो उनके लिए क्या है? तो मैंने उसे एक इन्वेस्टमेंट बताया। मैंने बोला भाई ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये मुझे लग रहा है कि 3 साल में स्टॉक डबल हो जाएगा। तो कह रहा सर 3 साल में डबल वाली नहीं चाहिए मुझे, हम्म। मुझे ऐसा चाहिए जो 6 महीने में डबल हो जाए। 90% अगर आपका पोर्टफोलियो गिर गया है तो 10 टाइम्स के आपको रिटर्न्स तो चाहिए अपना पोर्टफोलियो रिकवर करने के लिए। आप मानोगे नहीं, मेरी मम्मी अभी भी मुझे फ़ोन कर करके कहती हैं बेटा एक साइड इनकम बना ले, कम से कम कुछ कोर्सेज शुरू कर दे, कुछ तो कर दे कि कम से कम इनकम आती रहे। ओके, सो माय नेम इज हेमंत पंत। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि हमने शुभम के साथ एक पॉडकास्ट किया जिसमें वो बता रहे थे कि उन्होंने 5.5 करोड़ रुपए सिर्फ 29 साल की एज में कैसे कमा लिए। और वो अपना पूरा जो गूगल शीट है वो दिखाना चाह रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली हम उनसे वो शीट शेयर नहीं करवा पाए। और इसीलिए हमने उन्हें दोबारा से इस पॉडकास्ट में इनवाइट किया है और एग्जैक्टली वो अपना प्रोसेस बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने वो अमाउंट बनाया। और ये जो गूगल शीट है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। So let's start. ओके, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी की सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ है और उसे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है, तो उन्हें मतलब कौन सा रूट है जो वो फॉलो कर सकते हैं और कितने साल में उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी? तो आई थिंक बिफोर मैं ये बताऊं कि 1 लाख रुपए अगर किसी की सैलरी है तो वो कैसे अचीव करेगा, उससे पहले मैं मतलब जी। पहले एक ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये ना बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है हर इंडिविजुअल के। तो डिपेंड करता है कि आपकी सेविंग रेट कितनी है। कुछ लोग जो हैं वो बहुत ही कम सेविंग मतलब करते हैं, 10-20% सेव करते हैं। कुछ लोग हैं जो एक्सट्रीम ओके। सेवर्स होते हैं, जो कि 70-80% तक भी जो है सेव कर लेते हैं अपनी सैलरी का। कुछ लोग अपने एक्सपेंसेस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखते हैं। जी। कुछ लोग जो एसेट एलोकेशन है वो हर किसी का डिफरेंट होता है। कुछ लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, कुछ लोग एफडी में, कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स में, कुछ लोग डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करते हैं। तो उस हिसाब से जो ब्रेक इवन पॉइंट है ना वो डिफर करेगा। बट बेसिकली ये सब मॉडल करने ओके। के लिए मैंने एक शीट बनाई है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और उस शीट में बेसिकली मैंने क्या किया है कि डिपेंडिंग ऑन द पर्सन कि वो किस टाइप का सेवर है, किस टाइप का इन्वेस्टर है, वो एक एक पॉइंट पता लगाने की कोशिश करता है कि आपकी सैलरी के हिसाब से कितने सालों में आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। तो ये है वो शीट। तो इस शीट में ना मैंने बेसिकली कुछ वेरिएबल्स हैं, ये की पैरामीटर्स जो आपको दिख रहे हैं ना, ये मैंने मॉडल करने की कोशिश करी है। इसमें पहला पैरामीटर है सैलरी ओके। ग्रोथ का, जो कि ये बता रहा है कि एक इंडिविजुअल की सैलरी हर साल कितने परसेंट से ग्रो कर रही है। अब देखिए ये डिपेंड करता है कि वो कितना एम्बिशियस है। ओके। कुछ लोग हैं जो कंपनी को बहुत ज़्यादा स्विच करते रहते हैं, यानी कि हर 2-3 साल में कंपनी बदल देते हैं, तो अचानक से बम्प मिल जाता है 20-30% का। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा हम्म। हार्ड वर्किंग होते हैं, जो कि प्रमोशंस के लिए जो है बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो ये शायद नंबर किसी के लिए 15% भी हो सकता है, किसी के लिए 5% भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप आपकी पर्सनैलिटी, आप कितने ज़्यादा, आपकी जॉब कैसी है, बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है। दूसरा वेरिएबल जो है वो है ओके। सेविंग रेट का, यानी कि आप किस तरीके के सेवर हो। जैसे यहाँ पे मैंने माना है कि आप अपनी सैलरी का 50% हिस्सा सेविंग कर पाते हैं। अब ये भी डिपेंड करता है कि आपके कितने बच्चे हैं, किस तरीके के स्कूल में जा रहे हैं, पेरेंट्स हैं या नहीं, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बट मैंने माना है कि समहाउ वो 50% सेव कर पा रहा है। तीसरा है इन्वेस्टमेंट रिटर्न का। ओके। इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी देखिए स्पेसिफिक है कि अगर कोई गोल्ड में कर रहा है तो गोल्ड शायद 8% की रिटर्न देगा, अगर कोई एफडी में कर रहा है तो वो 7% की रिटर्न देगी, कोई अगर म्यूचुअल फंड्स में कर रहा है तो लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड 12 से 13% की रिटर्न देते हैं। तो मैंने ये माना है कि वो एक एक अच्छा इन्वेस्टर है और अपने फंड्स को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कि जैसी उसकी सैलरी आती है हर महीने 50% बिना रुके वो सीधा सीधा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहा है। और वो जो इन्वेस्टमेंट है एक एक लॉन्ग टर्म में, यानी कि 5 साल या उससे ज़्यादा पे 12% से ग्रो कर रही है। चौथा जो है ये है कि उसकी सैलरी कितनी है, और ये मैं पोस्ट टैक्स सैलरी की बात कर रहा हूँ, यानी कि अ, उसकी जो सैलरी होगी शायद 1,20,000 होगी। टैक्स कटने के बाद यहाँ पे मैं 1 लाख बोल रहा हूँ। तो अगर आपकी सैलरी
बिना टैक्स के 1 लाख है, तो यहाँ पे आप ओके शायद 80,000 डाल के उसे मॉडल कर सकते हैं, या 75,000 डाल के, डिपेंड करता है आप कौन से टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। इन्फ्लेशन 6% मान के पकड़ रहा हूँ, जो कि ओके एक स्टैंडर्ड इन्फ्लेशन है। एक्सपेंसेस जो है बेसिकली 50,000 रुपीज़, क्योंकि मैं 50% सेविंग बोल रहा हूँ, तो 1 लाख रुपए की सैलरी है तो आधा जो है वो एक्सपेंसेस हो गया। और फाइनली ये लास्ट वेरिएबल जो है वो है फायर मल्टीपल। फायर मल्टीपल का मतलब ये है कि आप अपनी एनुअल एक्सपेंसेस का, यानी कि इस केस में 50,000 रुपये अगर आप एक्सपेंसेस बोल रहे हैं कि मैं करता हूँ, तो इंटू 12 यानी कि 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए 1 साल के आपके एक्सपेंसेस हैं। अब उस 6 लाख रुपए इंटू 30 का मल्टीपल दे रहे हैं, तो वो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का नंबर हो गया। और बेसिकली लास्ट वीडियो में जैसे हमने बात करा था कि ये वो नंबर है जिसके बाद आपको जो है जॉब करने की मतलब ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो ऑब्वियसली आप करेंगे, लेकिन आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं होंगे जॉब पे, क्योंकि जो नंबर आएगा उस नंबर से अगर आप अपना अमाउंट विड्रॉ भी करते रहेंगे पर मंथ, जितने आपके एक्सपेंसेस हैं वो रिफिल होता रहेगा, और इसलिए आप जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। राइट। तो आई होप आपको ये की पैरामीटर समझ में आ गए होंगे, इससे पहले कि मैं इस शीट के बारे में और डिटेल में बात करूं। हाँ, आई थिंक ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसके बाद हम एग्जांपल भी लेंगे कि इन जो पैरामीटर्स को हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, बट आई थिंक एज ऑफ नाउ ये लाइक दे आर वेरी राइट। सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो इसमें ना मैं बेसिकली क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो फायर अमाउंट है, जैसे 50,000 रुपीज। वन वन क्वेश्चन, बस जितने नहीं पता, फायर जो आखिरी वाला है वो हम समझा देते हैं कि लाइक फायर स्टैंड्स फॉर व्हाट, और फायर मल्टीपल एक ओके। ओवरव्यू दे दीजिए इसका। तो फायर मल्टीपल जो है बेसिकली, फायर का मतलब है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। तो बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि अगर आप, जनरली बोला जाता है कि 25 टाइम्स ऑफ योर एनुअल सैलरी को अगर आप किसी तरीके से सेव करके इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो एक एक कॉर्पस इतना बड़ा हो जाता है कि आपके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं, अगर आप उस कॉर्पस में से निकालते भी रहें, लेकिन उसके बावजूद भी वो कॉर्पस खाली नहीं होता कभी भी। यानी कि ऐसी बाल्टी है जो ऊपर से भरती जा रही है, राइट। क्योंकि अगर आपने मानिए ये पैसे इंडेक्स फंड में लगा रखे हैं और वो इंडेक्स फंड हर साल 12% से ग्रो कर रहा है, लेकिन आप जो उसमें से निकाल रहे हैं वो सिर्फ पूरी बकेट का सिर्फ 3 या 4% ही निकाल रहे हैं। तो इस हिसाब से जो है वो बकेट हमेशा जो है अपने आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड तरीके से अपने आप को रिफिल करती रहती है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है फायर का, और जनरली मल्टीपल 25 बोला जाता है। थोड़ी सेफ्टी के लिए मैंने यहाँ पर 30 का मल्टीपल दिया है। जी, कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये इन्फिनिटी तक ये जो नंबर है वो कैसे चल सकता है। तो आई थिंक एफडी का एग्जांपल देके हम समझा सकते हैं कि अगर 1 करोड़ है, आपको 7% के हिसाब से 7 लाख रुपए हर साल मिल रहे हैं, तो अगर आप 3 लाख रुपए जो है साल के खर्च करते हैं, तो ये ऑब्वियस है कि ये जो अमाउंट है वो इन्फिनिटी तक चला रहेगा, क्योंकि आपका 1 करोड़ हमेशा वहां पे पड़ा है, प्लस एक्स्ट्रा अमाउंट जो था वो एग्जैक्टली कंपाउंड हो रहा है। और कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें इन्फ्लेशन कैसे एडजस्ट हो रहा है। तो देखिए, इन्फ्लेशन जो होता है वो 6%, 6.5% के आसपास का इन्फ्लेशन इंडिया में देखा गया है। तो अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ऐसे एसेट्स में है जो इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे हैं, यानी कि मानिए आप जो है अपनी क्यूमुलेटिवली अपनी इन्वेस्टमेंट पे 8%, 9% टाइप के रिटर्न निकाल पा रहे हैं, तो इसीलिए वो जो जो एक्स्ट्रा 2-2.5% आपको मिल रहा है, वो बेसिकली आपके खर्चों को भी टेक हम्म, टेक केयर कर लेगा और साथ साथ उस बकेट को रिफिल भी करता रहेगा। तो या आई थिंक वही इसका कॉन्सेप्ट है। जी। अब मेन शीट में चलते हैं कि ये कॉलम्स क्या क्या राइट। रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें मैं बेसिकली करना क्या चाह रहा हूँ कि क्योंकि ये जो सेवर है ये 50% सेविंग को अपने सेव कर रहा है ये पर्सन, तो हर साल उसकी सैलरी का 50% सेविंग में जा रहा है। यानी कि 12 लाख की ये जो है, ये सारे अमाउंट्स लैक्स में है। तो ये 12 लाख की सैलरी है, और यहाँ पे जो है मैं ईयर्स रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ईयर 1 जब उसकी जॉब शुरू हुई है, ईयर 2 यानी कि सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, या फिर जॉब शुरू नहीं तो जब से भी वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी स्टार्ट कर रहा है, ये वो ईयर है। तो ईयर 1 में वो 12 लाख रुपए की सैलरी हम्म, कमा रहा है 1 साल में, और 6 लाख रुपए की सेविंग कर पा रहा है। अब ये 6 लाख रुपए की सेविंग 1 साल के बाद, क्योंकि अगर उसने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करी, तो 1 साल के बाद 6.72 लैक्स हो जाएगी, क्योंकि वो 12% से ग्रो कर जाएगी, राइट। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो सेविंग्स है ना वो क्यूमुलेट होती जाएंगी, यानी कि इकट्ठी होती जाएंगी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी 10% से बढ़ चुकी है और उसकी सेविंग्स भी 10% से हम्म, बढ़ चुकी हैं। तो पिछले साल क्योंकि 6 लाख सेव करा था, इस साल 6.6 लाख सेव कर पा रहा है। तो और क्योंकि 6.72 लाख पिछले जी। साल का जो है उसका कॉर्पस ऑलरेडी हो गया था, क्योंकि वो ग्रो भी हो रहा है वो कॉर्पस, तो इस साल यानी कि ईयर 2 में वो जो टोटल कॉर्पस हो जाएगा वो हो जाएगा उसका इस साल की सेविंग प्लस उसका पिछले साल की टोटल इन्वेस्टमेंट, और वो अच्छा। 12% से ग्रो करेगी। तो आप
फॉर्मूला भी मैं दिखा देता हूँ। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि D2 प्लस C3, तो D2 जो है वो ये वाला सेल है यानी कि पिछले साल की इन्वेस्टमेंट, प्लस C3 यानी कि ये वाला सेल यानी कि इस साल की जो सेविंग है, उन दोनों का सम करके मैं उसे 1 प्लस J5 से ग्रो कर रहा हूँ। यानी कि J5 जो है यहाँ पर मेरा इन्वेस्टमेंट रिटर्न है, यानी कि 12% से मैंने ये टोटल कॉर्पस को ग्रो कराया है। तो ये जो कॉर्पस है वो धीरे 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 हम्म, हर साल बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आप सेविंग भी कर रहे हो और हर साल आपकी सेविंग ग्रो होती जा रही है, क्योंकि आप कंटिन्यूस उसे इन्वेस्ट करते जा रहे हो। और एक पॉइंट आएगा जब ये जो फायर राइट। अमाउंट रिक्वायर्ड है वो हिट हो जाएगा। तो जैसे आप पहले साल में देखिए, तो जो अमाउंट रिक्वायर्ड है वो बेसिकली, ये अमाउंट कैसे आया, ये अमाउंट आया कि आपने जो एक्सपेंसेस कहे थे कि मैं करना चाहता हूँ 50,000 रुपीज़ पर मंथ, मल्टीप्लाइड बाय 12, यानी कि 6 लाख हम्म, रुपए पर ईयर, एक साल के एक्सपेंसेस मल्टीप्लाइड बाय 30, तो 1.8 करोड़ यानी 180 लैक्स का इनिशियल ईयर में, आपका ईयर 1 में ये अमाउंट रिक्वायर्ड था। लेकिन अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है हम्म, कि जो अमाउंट है, जैसे जैसे आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी आगे बढ़ती रहेगी, राइट, वो जो अमाउंट रिक्वायर्ड है वो भी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रही है। तो इसीलिए जो अमाउंट है वो हर साल 6% से, जो कि मैंने इन्फ्लेशन मानी है, वो 6% से हर साल बढ़ता चला जाता है। और क्योंकि होता क्या है कि हम्म, आपका जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपकी इन्फ्लेशन से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही हैं, और आप सेविंग भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो एक दिन आता है हम्म, जहाँ पर ये अमाउंट, इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो आपकी फायर अमाउंट से ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और वो जो ईयर है वो एक ब्रेक इवन पॉइंट की तरह हम ले सकते हैं। वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर ली है। तो यहाँ पे इस पर्सन के लिए, जो कि 1 लाख रुपए की सैलरी जिसकी थी, 50,000 रुपये एक्सपेंसेस कर रहा था, और 30 का फायर मल्टीपल जिसको रिक्वायर्ड था, उसके लिए वो साल था ईयर 15, यानी कि जब उसने अपनी जर्नी शुरू करी उससे 15 सालों के बाद वो अपनी जॉब क्विट करके अपने बेसिकली डेली लाइफ में जो भी वो करना चाहे वो बिना डर के कर सकता है। तो एनी क्वेश्चंस ऑन दिस शीट? हाँ, तो इसमें हम एक आई थिंक ये दिखा सकते हैं कि जो ये 16th रो है, वहां पर अगर वो सैलरी जीरो भी हो जाती है, इवन देन दिस नंबर, जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, दैट विल रिमेन ग्रेटर देन द फायर अमाउंट रिक्वायर्ड, यानी जितना अमाउंट रिक्वायर्ड है उससे हमेशा बड़ा रहेगा। तो एक बार उसे हम जीरो करके दिखा सकते हैं, आई थिंक, बिल्कुल ऑडियंस को, सो लाइक दे आर एबल टू बिल्कुल। कॉम्प्रिहेंड। जैसा कि आप देख सकते हो कि इस पर्सन के लिए जो ईयर था जहाँ पे ये ग्रीन टर्न हो गया ये शीट, यानी कि वो जो ईयर था जहाँ पे वो ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, यानी कि उसकी सैलरी, उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो फायर अमाउंट से ज़्यादा हो गई। उसके बाद अगर नेक्स्ट ईयर से उसकी सैलरी ज़ीरो भी हो जाती है, फिर भी लाइफ टाइम उसका ये जो अमाउंट है वो हमेशा जो उसको कॉर्पस रिक्वायर्ड है उससे बड़ा ही रहेगा, क्योंकि वो जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा मैजिकल है, राइट। तो कहते हैं ना, एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे देखिए ईयर 16 में मैं जो सैलरी है ना वो एक्चुअली 16 के बाद ज़ीरो कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने ये सैलरी ज़ीरो करी, आप देखिए फिर भी ये शीट हमेशा ग्रीन ही रही, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपका जो ग्रोथ है उनकी, वो आपकी फायर अमाउंट जो रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा है, देखिए। और उसके बावजूद भी क्योंकि सैलरी ज़ीरो हो गई, और फिर भी यहाँ पे उसको बेसिकली वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, वो आराम से अपने एक्सपेंसेस को हर साल निकाल सकता है, और उसके बावजूद भी उसका कॉर्पस जो है हमेशा उसके अमाउंट से बड़ा ही रहेगा। अभी तक जो मैं समझाऊं वो ये है कि लाइक 15th ईयर में उसका राइट। ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। बट अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे कि हमने ये मान लिया है कि 16वें साल में वो बहुत ही खुश हो गया क्योंकि उसका वो जो फायर नंबर था वो अचीव हो गया, एंड नाउ उसकी जॉब जो है वो उसने छोड़ दी, दैट्स वाई जो उसकी सैलरी है वो जीरो होगी। मगर अब जो उसके एक्सपेंसेस थे वो सैलरी से नहीं जा रहे हैं और वो उसकी इन्वेस्टमेंट से जा रहे हैं, तो वो आपके मॉडल में कहीं ना कहीं मिसिंग एग्जैक्टली, है। आई थिंक मुझे पता था कि आप ये सवाल जरूर पूछोगे, और इसके लिए मैंने ना वो जो कॉलम्स हैं वो पहले ही हाइड करके रखे हुए थे, तो मैं उन्हें ओपन कर देता हूँ। तो ओके। बेसिकली मैंने यहाँ पे ये एग्जैक्टली ओके। यही मॉडल करने की कोशिश करी। यहाँ पे ये जब जब सैलरी ज़ीरो हुई है ना, तो मैं जो एक्सपेंसेस हैं उन्हें साथ साथ में इन्फ्लेशन एडजस्ट करके लेके चल रहा था, यानी कि ईयर 15 में जो उसके ईयरली एक्सपेंसेस होंगे वो यहाँ पे 13.57 लाख, 14.38 लाख, और वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड एक्सपेंसेस आफ्टर ईयर 15 मैं इन्वेस्टमेंट में से घटाता जा रहा हूँ। यानी कि ये जो इन्वेस्टमेंट बकेट है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि अब उसको एक्सपेंसेस करने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट में पूल इन करना पड़ रहा है। और देखिए ये जो नंबर है हम्म। उसके बावजूद
कि वो अपने एक्सपेंसेस इस बकेट में से, अपनी इन्वेस्टमेंट बकेट में से निकाल रहा है, हर साल ये जो कॉलम है वो ग्रीन है, यानी कि हर साल जो उसका फायर अमाउंट है वो उससे छोटा है, हर साल उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इस रेट से ग्रो कर रहे हैं कि उसके बावजूद भी वो हमेशा जो है सेफ है, हमेशा अपने अमाउंट जो उसको रिक्वायर्ड है लाइफ टाइम की खर्चे के लिए, उससे ज़्यादा ही उसके इन्वेस्टमेंट रहेंगे। ओके, अंडरस्टूड। और आई थिंक यहाँ पे 24 ईयर में हम देख सकते हैं कि जितना अमाउंट रिक्वायर्ड है, फायर अमाउंट, उससे ऑलमोस्ट डबल हो एग्जैक्टली, चुका है जो हमारा एग्जैक्टली, इन्वेस्टमेंट राइट, पोस्ट एक्सपेंसेस है। और ये मैजिक ब्यूटीफुली काम करेगा अगर इसको हम और एक्सट्रपलेट बिल्कुल। करते हैं चीजों तो को। आई थिंक वही है कि इसमें एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप किसी की भी लाइफ की जर्नी देखेंगे ना, तो जो फर्स्ट 1 CR होता है ना, वो सबसे हार्डेस्ट होता है, सबसे हार्डेस्ट होता है। वो आपको इस शीट में भी दिख रहा होगा। आप देखिए इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो राइट। 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए उसे 8 ईयर्स लग रहे हैं। वहीं 1 करोड़ से 2 करोड़ तक पहुंचने के लिए सिर्फ 3 साल और उसके बाद 2 करोड़ से 3 करोड़ तक पहुंचने के लिए सिर्फ 2 साल और लग रहे हैं, राइट। और इंक्रीमेंटली इंक्रीमेंटली 1 करोड़ और ऐड करने का जो टाइम है ना, वो कंपाउंडिंग की वजह से वो धीरे 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 हमेशा कम ही होता जाएगा। तो इसीलिए इनिशियल जर्नी में ना जो सेविंग है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पे अगर आप सेविंग रेट को इनिशियली, आप जैसे यहाँ पे मैं 50% कह रहा हूँ, अगर आप यहाँ से इसी एग्जांपल में मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप 50 से 65% की सेविंग तक पहुँच जाते हो, तो जो ईयर 15 में जो कमाल हो रहा था वो यहाँ पे ईयर 13 में ही हो जा रहा है, राइट। सिमिलरली अगर कोई थोड़ी कम सेव कर रहा है, मानिए कि 20% ही सेव कर रहा है, तो 20% सेविंग पर जो वो जो ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है बेसिकली आ ही नहीं रहा। इनफैक्ट 25 ईयर्स में भी वो ब्रेक इवन पॉइंट नहीं आ पा रहा है, तो ऑब्वियसली जो सेविंग है, लाइक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। तो वो जो सेविंग है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। तो इसमें मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि आपने तो 29 ईयर्स की एज में अचीव कर लिया, अगर हम इस मॉडल से चलते हैं, वी से राइट, 50% ऑल्सो, इवन देन हमें तो 15-15 साल लग रहे हैं। और कई लोगों को लग रहा है यार मैं 20 में स्टार्ट करूंगा तो भी मैं 35 में पहुंचूंगा, या 25 में स्टार्ट करता हूँ मैं 40 में पहुंचूंगा। तो उसमें आपकी तरफ से क्या था? द लाइक सेविंग्स वर तो आई एग्रेसिव? थिंक मैं इन सारे वेरिएबल्स को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहा था। तो पहला वेरिएबल है इसमें सैलरी। तो ओके। सैलरी के लिए मैं यूएस चला गया, तो मेरी सैलरी वहाँ से 4 टाइम्स हो गई, राइट। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है। तो हम्म। इनिशियल जो सैलरी है वो अगर यहाँ पे 1 लाख है, तो अगर मैं उसका 4 टाइम्स कर दूँ, राइट, तो बहुत मैसिव इम्पैक्ट देगा। हम्म। सिमिलरली जो सेविंग रेट है मेरा 80-85% के आसपास सेविंग रेट था। तो उसकी वजह से वो जो पीरियड है, आप देखिए कितना ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है, जैसा कि मैंने पिछले अभी एग्जांपल में भी दिखाया था। राइट। और फाइनली तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वेरिएबल है वो ये है कि आपका इन्वेस्टमेंट्स, कि आप और मेरा, क्योंकि मोस्टली जो पैसा था वो स्टॉक्स में इन्वेस्टेड था, और इस वजह से जो मेरे इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स थे वो भी काफ़ी हाई थे, 12% की बजाय मेरे रिटर्न शायद 20% के आसपास रहे होंगे। तो इन सभी चीज़ों की वजह से वो जो जर्नी है, जो शायद एक नॉर्मली 15 से 20 साल लेती, वो मैं 8 सालों में कर पाया। राइट, अंडरस्टूड। तो इवेंचुअली जो गेम है वो यही पैरामीटर्स की है कि हमें इसी में से कुछ ना कुछ बिल्कुल, ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, और हम किसी में भी ग्रो कर सकते हैं। इधर वी कैन इंक्रीज द सैलरी और द इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, या फिर बिल्कुल। सेविंग रेट। जब मैं यूएस में था तो मतलब मेरी पूरी जर्नी में, मतलब जब मैं 8 साल अमेजोन में था, तो मेरे 2 प्रमोशन हुए। वहीं मेरे साथ के कुछ लोग थे जिनके उसी पीरियड में 4 प्रमोशंस हुए, यानी कि विद इन द सेम 8 ईयर ड्यूरेशन वो मुझसे 2 लेवल ऊपर पे थे। और हर बार जब भी आप एक प्रमोशन होता है तो आपको 30 to 40% सैलरी का एक सडन जंप मिलता है, राइट। तो मोटा मोटा उस पूरी राइट। जर्नी में बाय द एंड ऑफ ईयर 8 आई थिंक उनकी सैलरी मेरे से डबल के आसपास आराम से हो गई होगी। तो आई थिंक वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो वही प्रमोशन भी हो सकता है, उसमें हो सकता है कि आप, काफ़ी लोग जो है जॉब स्विच करके भी करते हैं। जैसे आईटी में तो खास करके 3 साल 2 साल जॉब करी, फिर आपने कंपनी स्विच कर ली, आपको 20 25 30% का हाइक मिल जाता है बहुत आराम से। तो राइट, तो इस तरीके से लोग जो है बहुत ज़्यादा प्ले करते हैं इन वेरिएबल्स के साथ। हाँ, कई लोग तो ये गेम खेलते ही रहते हैं, लाइक स्विचिंग उनका गेम हो गया, तो जैसी नई एक जॉब ज्वाइन करी उसके बाद और इंटरव्यूज दे रहे हैं, विद इन बिल्कुल। 2 इयर्स देन दे इनफैक्ट अगेन आ मतलब जाते हैं। आजकल, अभी तो नहीं, अभी तो खैर So, इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं है, लेकिन आपको याद होगा 2021 में जब आईटी का इतना ज़्यादा डिमांड अचानक से आई थी तो क्या हाँ। हुआ था। लोग 3 3 4 4 ऑफर्स लेके सबको आपस में compete कराते थे कि मेरे पास 10 लाख का ऑफर है, तुम 12 दे यस, रहे हो। यस, यस। फिर 12 का ऑफर लेके तीसरी कंपनी को बोलते थे अब तुम मुझे 15 दो।
इस तरीके से वो बहुत ज्यादा गेम चला था उस टाइम पे। हाँ, उस टाइम हायरिंग हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गई राइट। थी, तो वो वैसा था कि एग्जैक्टली वाइट हेड जूनियर का वो दिखा रहे थे कि यहाँ पे इतनी सैलरी मिल रही है और ग्रेट। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, और वो ये है कि लोग टाइम को रिड्यूस करने के लिए जो रिस्क है उसको इतना ज़्यादा हाई कर लेते हैं कि, हम्म। अगर देखिए, इस पूरे के पूरे गेम में जो रॉ मटेरियल है वो है इन्वेस्टमेंट, और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर वो इन्वेस्टमेंट राइट। ज़ीरो हो गई तो फिर पूरी कंपाउंडिंग खत्म है। उसके बाद आप हम्म। उसे जीरो को कितना भी कंपाउंड करते रहिए वो जीरो ही रहता है, राइट। तो आई थिंक यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि राइट। यहाँ पे जो हम कंपाउंडिंग देख रहे हैं उसमें हमारे को हमेशा सेफ्टी पहले हम्म। रखनी है, यानी कि भले ही हमारे जो रिटर्न्स हैं वो 12% रहें या 10% रहें, हम्म। लेकिन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो गेम हमें जीरो पे नहीं लेके जाना है। तो लोग क्या करते हैं ना, लोग कहते हैं कि हमें इस टाइम हम्म। पीरियड को कम करने के लिए, यानी कि जो 15 साल लग रहे हैं उसे कम करने के लिए, लोग हम्म। बेसिकली रिटर्न को 40%, 50%, 60% लाने की कोशिश करते हैं। एंड अगर आप 50-60% रिटर्न की तरफ हम्म। जा रहे हो तो उसके लिए जो अमाउंट ऑफ रिस्क रिक्वायर्ड है वो बहुत ज़्यादा है। लोग ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर्स, हम्म। गैम्बलिंग, या बेसिकली इस टाइप की चीज़ें जो है, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं आजकल। मैं आपको एक पर्सनली स्टोरी बताता हूँ। लास्ट वीक एक हम्म। सब्सक्राइबर का फ़ोन आया, मेरे यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइबर है। तो वो मुझे बता ओके। रहा था कि सर, मुझे मुझे भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करनी है और मैं बहुत जल्दी करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला, अच्छा तेरा कॉर्पस कितना है? तो उसने बोला हम्म। कि मेरा कॉर्पस 1 CR का है। हम्म। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। तो मैंने बोला भाई कितना अमाउंट तू हम्म। सोचता है करना चाहता है? तो बोला कि मुझे 10 CR की ज़रूरत है। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने बोला तो भाई हम्म। 10 टाइम्स करना है, तो अगर 25% से ग्रो किया तो 10 टाइम्स करने के लिए मोटा मोटा 10 ईयर्स लगेंगे, अगर 25% से ग्रो किया। तो ही वॉज लाइक, नहीं सर, 10 साल हम्म। तो मुझे वेट ही नहीं करना, मुझे तो 3 साल में 10 करोड़ पहुंचना है। तो मुझे कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट बताओ हम्म। जो कि जो है बहुत ज़्यादा बढ़िया ग्रो करे। तो मैंने उसे एक इन्वेस्टमेंट बताया, मैंने बोला भाई ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये मुझे लग रहा है कि 3 साल में स्टॉक डबल हो जाएगा। तो कह रहा सर, 3 साल में डबल वाली नहीं चाहिए मुझे, हम्म। मुझे ऐसा चाहिए जो 6 महीने में डबल हो जाए। तो फिर मैंने बोला भाई फिर मेरे पास तो ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं, तो वैसा तो तुझे खुद ही ढूंढना पड़ेगा भाई। तो आई थिंक वही चीज़ है कि लोग बेसिकली ना, रिस्क, अमाउंट ऑफ रिस्क जो है वो इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि उसकी वजह से वो जीरो पे जाने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, एंड आई डोंट थिंक दैट इज़ अ वेरी वाइज थिंग टू डू। जी, इससे मुझे एक भी बात याद आई, क्योंकि एक्चुअली ये जो गैम्बलिंग है कहीं ना कहीं, द एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री, वो डीप रूटेड है ह्यूमन साइकोलॉजी में। इसको मार्केटिंग में भी बहुत इफेक्टिवली यूज किया जाता है। अगर अभी आप बेटिंग एप्स देखोगे तो बेटिंग एप्स सारी की सारी सिर्फ इस साइकी को ही बिल्कुल। केटर करने के लिए है। इवन की मार्केटिंग में अगर आप ज्यादा से ज्यादा उसको बुक्स पढ़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं, लेट्स से कि आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना है, तो उसमें अगर आप ये वाला एलिमेंट डाल देते हो हिस्ट्री का, विच इज कि आपके पास वो चांस है एक साथ अपना वेल्थ क्रिएट करने का या फिर वो बड़ा गिफ्ट हम्म, अचीव करने का जल्दी, तो जो आपकी कन्वर्जन रेट है वो ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाती है, लाइक बिल्कुल। 30-40%। तो ये एलिमेंट है, बट लाइक कहीं ना कहीं हमें वो कंट्रोल करना पड़ेगा। अदरवाइज जैसे कि आपने कहा, जीरो हो जाएगा। और जीरो भी क्यों, अगर लाइक 50% का हम्म, भी हम हिट लेते हैं, तो अगर 1 करोड़ से 50 लाख हो जाते हैं, वो देखने में लाइक 50% का हिट लिया आपने, 50% से आपका पोर्टफोलियो कम हो गया, लेकिन दोबारा से वहां तक पहुंचने के लिए बिल्कुल आपको डबल बिल्कुल। करना फिफ्टी पड़ेगा। परसेंट घाटे को रिकवर करने के लिए 100% के गेन्स चाहिए होते हैं। तो जितना ज़्यादा डीप एग्जैक्टली exactly. आप जो है गिर, मतलब अगर आपका पोर्टफोलियो छोटा होता जाएगा, 90% अगर आपका पोर्टफोलियो गिर गया है तो 10 टाइम्स के आपको रिटर्न्स तो चाहिए अपना पोर्टफोलियो रिकवर करने के लिए। क्योंकि 100 से अगर 10 पे आ गया तो 10 से 100 पे हम्म। जाने के लिए 10 टाइम्स चाहिए। तो आई थिंक वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम्म। और एक मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ और याद आ रही है कि आई वॉज रीडिंग अबाउट इट, कि जितनी भी लॉटरीज बिकती हैं, राइट, इंडिया में हो या अब्रॉड में हो, वो हम्म। सारे के सारे लो इनकम वाले जो ग्रुप के मतलब जो लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा बिकती है। मतलब कोई भी हाई इनकम वाला कभी लॉटरी नहीं खरीदता। एंड हम्म। प्राइमरली वो बेसिकली होता क्या है कि हम्म। अगर आपको जो टारगेट है ना वो इतना बड़ा लगता है कि आपको ये लगता है कि यार मैं मेहनत करके अगले 15-20 सालों में या 10-15 सालों में वहां में मैं पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस रिक्वायर्ड है, बहुत ज़्यादा एफर्ट रिक्वायर्ड है इन टर्म्स ऑफ सेविंग, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। तो लोगों को ना अपना वो जो जाल है उसे तोड़ने का एक ही रास्ता निकलता है कि
हम किसी तरीके से इस जाल को तोड़ करके जो है आज़ाद हो जाएं और कोई ऐसी स्कीम आ जाए जो हमें जो है बहुत जल्दी से अमीर कर दे। तो आई थिंक वो जो आप बोल रहे थे वो बिल्कुल वैलिड पॉइंट है और उसके बारे में मैं भी पढ़ रहा था। हाँ, और वो डेस्परेट भी हो जाते हैं अगर वो, हम बात करें उनकी उनकी भी मजबूरी है, बट लाइक वो निकलना चाहते हैं, मगर अगर उन्होंने लेना भी है तो आई थिंक वो बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्क होना चाहिए। एंड दे शुड नो कि लाइक दोबारा से ऐसा ना हो कि वो पूरा का पूरा अफेक्ट हो जाए। आप अग्री करते हैं या फिर जीरो डाउन बिल्कुल। ही कर देना इनफैक्ट चाहिए? मैं बहुत लोगों से बात करता या हूँ तो अगर मैं उन्हें इन्वेस्टमेंट का बोलता हूँ और अगर उनका पोर्टफोलियो साइज छोटा होता है, मानिए 5 लाख 10 लाख का पोर्टफोलियो है, तो वो बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने से तो सर हमारा कोई भला ही नहीं होने वाला, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में हमें जो टाइम रिक्वायर्ड है वो इतना ज़्यादा है, तो शुरू में तो हमें ट्रेडिंग ही करनी पड़ेगी एटलीस्ट एक एक्स अमाउंट तक पहुंचने के लिए, और हम्म उसके बाद हम इन्वेस्टिंग करेंगे। तो आई थिंक ये एक बहुत हम्म ही ज़्यादा मतलब हम्म एक कॉमन पैटर्न है जो मैं हमेशा देखता हूँ जब भी मैं किसी से बात करता हूँ तो। एग्जैक्टली। इस पे मुझे एक अपने फ्रेंड की बात याद आ रही है। ही वॉज लाइक प्रिपेयरिंग, ट्वेल्थ के बाद वो मेडिकल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो उसने 1 साल का ड्रॉप किया। 5-6 महीने के बाद पढ़ने के बाद उसने क्या किया कि यार इस बार तो क्लियर नहीं होगा, अब मैं एग्जाम आने देता हूँ, और जब एग्जाम हो जाएगा फिर मैं एक और ड्रॉप लूंगा और तब पढ़ना स्टार्ट करूंगा। तो मैंने बोला यार तू, लेट हाँ, से कि नहीं भी होता फिर भी तेरे को एक्स्ट्रा जो सही बात, छह बिल्कुल महीने सही वो तो बात। मिल ही रहे हैं। तो जैसे कि आपने, तो जैसे आप बोलो ठीक है, हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए हमें ज्यादा हम्म, टाइम लगे, बट आप उसको इंडेक्स फंड में डाल के पैरेलली चलने दीजिए। अपनी जो बड़ी चीजें हैं वो थोड़े अमाउंट के साथ, वो बड़ी गेम्स आप खेल सकते हैं कैलकुलेटेड, बट इसको जीरो डाउन मत कीजिए कि अगर ये ज्यादा समय लग रहा है तो वो हम्म, गेम ही नहीं खेलते। तो मुझे लगता है एटलीस्ट इंडेक्स फंड वाली साइड आ जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो इसके अलावा हमारे पास और कौन से वेरिएबल्स हैं जिनके साथ वो खेल सकते हैं? आई थिंक इसमें तो देखिए प्राइमरली यही वेरिएबल हैं। आप सेविंग रेट पे खेल सकते हैं, सैलरी ग्रोथ पे खेल सकते हैं। हम्म आई थिंक सैलरी ग्रोथ की मैंने बात नहीं करी, तो सैलरी ग्रोथ जो है ना इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सैलरी ग्रोथ में अगर आप समहाउ हम्म मे बी कंपनी स्विच करके या बहुत ज़्यादा मेहनत करके प्रमोशन लेके जो 10% की ग्रोथ है, आ, उसे अगर आप 20-25% पे ले जाएं तो वो बहुत मैसिव इम्पैक्ट देगी। देखिए इनिशियली 15 ईयर्स पे जो है आपका ब्रेक इवन हो रहा है, वो लेवल रीच हो रहा है। अगर आप इसे 20% कर देते हैं अपनी सेविंग ग्रोथ को, तो 15% से सीधा, सॉरी 15 ईयर से सीधा हम्म 11th ईयर में ही जो है वो ब्रेक इवन आ जा रहा है। तो आई थिंक ये जो है ना बहुत पर्सनल जर्नी है और हर किसी के हिसाब से कोई डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर सकता है, और कुछ भी सही या गलत नहीं है इसमें। कोई हम्म अपनी सैलरी को ऑप्टिमाइज कर सकता है, कोई अपनी सेविंग्स को ऑप्टिमाइज कर सकता है, कोई अपने एक्सपेंसेस को ऑप्टिमाइज कर सकता है, कोई ये बोल सकता है कि नहीं मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को ऑप्टिमाइज करूंगा कि मैं ज़्यादा रिटर्न बनाने की कोशिश करूंगा, मैं वहाँ पे ज़्यादा टाइम दे सकता हूँ। तो आई थिंक हर हम्म। किसी के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स पे वो प्ले कर सकता है। अभी मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे कई लोग हैं जिन्हें इनहेरिटेंस में लेट से घर मिला है या कुछ मिला है, तो उससे क्या ऐड किया जा सकता है इस मॉडल में? बिल्कुल किया जा सकता है। आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा ओके। पॉइंट आपने रेज़ किया, क्योंकि ये जो मैं एक्सपेंसेस वाली और सेविंग वाली चीज़ कह रहा हूँ ना, ये इस फैक्टर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अब हम्म कुछ लोग होते हैं जिनके पास ऑलरेडी अपना हम्म घर है, राइट? उनका कोई किराया नहीं जा रहा, क्योंकि हम्म किसी भी हाउस होल्ड का जो मेजर पोर्शन जाता है सैलरी का वो रेंट में जाता है। एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है, 15-20% ऑफ द सैलरी टाइप का कंपोनेंट भी होता है कुछ लोगों का। तो अगर आपके पास अपना घर है, हम्म राइट, तो ऑब्वियसली आपका जो सेविंग रेट है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि इंडिया में ना लोग एसेट रिच हैं लेकिन कैश फ्लो पुअर हैं। वो एक बहुत ही हम्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसका हम्म मतलब क्या है कि अगर आप देखोगे तो ऐसे बहुत से घर हैं जो कि बहुत आराम से ये क्लेम कर सकते हैं आज की डेट में कि हम फाइनेंशियली फ्री हैं, लेकिन उनके पास ना, हम्म जैसे मानिए कि उनके फादर्स ने कुछ लैंड खरीदा था, उनके पास कोई बड़ा सा लैंड पार्सल पड़ा है, कहीं पे कोई घर है, कहीं पे कोई दुकान है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी हम्म दुकान को, मतलब या कोई ऐसे एसेट को 20 सालों तक खाली पड़ा रहने देते हैं, उसे ना कभी रेंट पे चढ़ाएंगे। अगर लैंड है तो उस पर कभी कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि वो लोग, अगर आप उनके एसेट्स कैलकुलेट करें तो एसेट तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर आप सोचिए एक डेली एक्सपेंसेस हम्म के लिए आप अपनी लैंड का कोई छोटा सा हिस्सा बेच के अपने मंथली एक्सपेंसेस तो नहीं चला सकते ना। तो वो एसेट रिच होते हैं लेकिन कैश फ्लो हम्म पुअर होते हैं। आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको ना अपने, जैसे अगर अगर शायद किसी ने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी होगी, राइट, तो वो बोलते हैं कि आपको जो है हम्म बेसिकली ऐसी चीज़ों, अगर आपको कोई लग्जरी चाहिए, राइट, तो आपको उस लग्जरी के लिए बजाय वो लग्जरी आज खरीदने के, आपको ऐसे
कैश फ्लो हम्म, जनरेटिंग एसेट्स क्रिएट करने हैं। यहाँ पे कैश फ्लो जनरेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप गोल्ड लेके नहीं बोल सकते, राइट। आप कैश फ्लो जनरेटिंग एसेट्स क्रिएट करने हैं जो आपके लिए मंथली कुछ ना कुछ इनकम फेंकें और आप उस इनकम को अपनी लग्जरी पे लगा सकते हैं। तो आई थिंक वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम्म, जो कि आई थिंक बहुत लोग मिस आउट कर जाते हैं। वो अपने एसेट्स को मोनेटाइज नहीं करते टू जनरेट कैश फ्लोज। जैसे कि अगर कोई दुकान है तो उसे किराए पे चढ़ा दीजिए, घर है तो ऊपर का हम्म, पोर्शन है किराए पे चढ़ा दीजिए, राइट। या फिर जैसे मैं हम्म, पर्सनली बताऊं तो मेरे पास पार्किंग है, बेसमेंट में 2 पार्किंग है, तो मैंने वो पार्किंग भी किराए पे चढ़ाई हुई है। तो आई थिंक वो एक मेंटालिटी है हम्म, जो आपके अंदर धीरे धीरे आ जाती है अगर आप कॉन्शियस एफर्ट्स लगाते हैं एक जर्नी की तरफ कि नहीं मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कैश फ्लोज बनाने हैं। एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मेरे घर पे एक किराएदार हैं, तो मैं ये सोच रहा था कि यार किराएदार तो मेरे घर पे ऑलरेडी हैं, वो लोग ऑलरेडी बिजली कंज्यूम कर रहे हैं, तो मैं 2.5 लाख रुपए खर्च करके अपनी छत पे एक सोलर पैनल लगवा देता हूँ, तो एनीवेज मुझे 8 रुपए यूनिट तो बेसिकली बिजली दे हम्म, ही रहे हैं। तो दैट विल बिकम अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर मी, मेरे लिए तो हम्म, वन टाइम एक्सपेंस है, 25 साल तक चलेगा। हम्म, तो उनकी 25 साल की बिजली का जो बिल है दैट हम्म, विल बी माई इनकम। एंड एनीवे सोलर पैनल्स जो है वो 4 से 5 साल हम्म। में फ्री हो जाते हैं। तो आई थिंक यू हैव टू कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट इट लाइक अ कैश फ्लो थिंग। अग्रीड, लाइक बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला आपने, ये वाला जो सोलर वाला है, इसको मैं भी मॉडल करने की कोशिश करूंगा। और घर की ऑब्वियसली बात है, जैसे कहीं मैं चंडीगढ़ में फ्रेंड्स हैं तो उनकी कई बिल्डिंग्स हैं, उनकी आज नेटवर्थ सिर्फ उस बिल्डिंग की लाइक 10-10 12-12 करोड़ होगी, जिसको वो कोठी भी बोलते हैं। बट मेन बात उनसे बात होती है वो ये है कि इनहेरिटेंस में उन्हें मिला है, अभी वो चाहें तो वो दोबारा से एक और नहीं खरीद सकते वो। तो उन पर्टिकुलर कंडीशंस में वो नहीं किया जा सकता, बट हाँ अगर उसको रेंटल और हम वो सारी चीजें ऐड कर देते हैं तो ऑब्वियसली दैट कैन बी एडेड। शिवम, जब लास्ट पॉडकास्ट हमने किया था उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आया था, क्योंकि आपने कहा था कि जो आपका गोल है नेक्स्ट 10 ईयर्स में वो 24% कैगर लेने का है हर साल, जिसकी वजह से जो पोर्टफोलियो है दैट कैन बिकम 100 करोड़। और उसमें काफी लोगों को डाउट आ गया क्योंकि उन सबको वो नंबर पता है कि जो वॉरेन बफेट का नंबर है वो उनका ट्वेंटी ओवरऑल अभी का ट्वेंटी वन एवरेज जो है परसेंट के वो आसपास ऑलमोस्ट है। लाइक 20% तो आप कैसा कर लोगे? लाइक ये तो बेट करने की बात आ गई कि यू विल बीट वॉरेन बफेट तो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप वॉरेन बफेट की जर्नी भी देखोगे ना, तो इनिशियल ईयर्स में जो कंपाउंडिंग है वो बहुत ज़्यादा फास्ट थी उनकी। लेकिन जो मोस्ट अमाउंट ऑफ वेल्थ बनी है वो बाद में बनी है। वो आप परसेंटेज टर्म्स में सोच सकते हो कि इनिशियली अगर आप 50% से भी कंपाउंड कर रहे हो, लेकिन अगर आपका अमाउंट इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है कि बाद में अगर आप 20% से भी कंपाउंड कर रहे हो, तो वो जो एब्सोल्यूट अमाउंट है वो तो बाद में ही ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे आई थिंक मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं पर्सनली मुझे लगता है कि इट इज़ अचीवेबल एंड इट इज़ नॉट एज हार्ड एज लोगों को लगता है। अ, वो इसलिए क्योंकि हम्म, अगर आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा घुसे हुए हो, और अगर आप लेट्स से वॉरेन बफेट का भी एग्जांपल लेते हैं, तो आई थिंक उनके लिए अगर वो चाहे ना, वो इनफैक्ट उनके कुछ इंटरव्यूज़ हैं, वो बोलते हैं कि अगर आज भी मेरा $1 मिलियन का टोटल पोर्टफोलियो होता तो आई वुड हैव ग्रोन इट, आई कैन इजीली ग्रो इट एट आई थिंक 40-50%। एंड वो उनको लिमिट जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि अब वो इतने ज़्यादा बड़े पोर्टफोलियो पे पहुंच गए हैं, $100 ऑफ बिलियन के पोर्टफोलियो पे पहुंच गए हैं कि अब जो है उस पे कंपाउंड करने के लिए जो एसेट्स हैं वो उनके पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन कोई हम्म, ये बोले कि जो है मतलब एक छोटे अमाउंट पे वो चीज़ पॉसिबल नहीं है या बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो मुझे नहीं लगता ऐसा है। आई पर्सनली नो अ लॉट ऑफ पीपल। इनफैक्ट मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ, कल की बात है। आ, कल एक कंपनी है नेशनल पेरोक्साइड बोल के, उसके बारे में मैं कुछ कुछ पढ़ रहा था, एक इन्वेस्टमेंट थीसिस। और एक बंदे ने ट्विटर पे पोस्ट किया हुआ था उस कंपनी के बारे में, और समहाउ उसकी पुरानी पोस्ट जब मैं देखने लगा तो उसको मुझे एक फ़ोटो दिखी जो मेरी सोसाइटी की थी जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो मुझे लगा कि यार इस बंदे से मिलना चाहिए, ये एक इन्वेस्टर है और ये मेरी ही सोसाइटी में रहता है। तो मैंने उनको मैसेज करा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और मैंने आपका ये पोस्ट देखा था। और तो फिलहाल कल मैं उनसे मिलने गया और उनसे बात करते करते मुझे पता चला कि दैट गाय हैज़ मेड 50% कैगर इन लास्ट 10 ईयर्स। 50% कैगर से ग्रो करा है उन्होंने अपना। वाह, जीरोधा का पोर्टफोलियो मुझे दिखाया, उनका पोर्टफोलियो 100 CR का पोर्टफोलियो था। मजाक नहीं कर रहा हूँ। 3-4 कंपनियों के नाम बताए जहां पर शेयर होल्डिंग में, तो हर कंपनी ना अपनी शेयर होल्डिंग में टॉप शेयर होल्डर्स के नाम एनुअल रिपोर्ट में लिस्ट करती है। उन्होंने एनुअल रिपोर्ट खोल के अपना नाम दिखाया जिसमें हम्म, एनुअल रिपोर्ट में 2-3 कंपनीज में उनका नाम था। तो मतलब हम्म, पर्सनली मतलब ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता। अगर आप
जी जान से कोशिश करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे। और आई थिंक थोड़ी एक्सपीरियंस की भी बात है, इनिशियल जर्नी जो होती है ना वो बहुत हार्ड होती है। एक बार आपको समझ में आ गया कि क्या करना है किस तरीके, क्योंकि वो रिपीटेबिलिटी वाली चीज़ है, शुरू में आप गलती करेंगे गलती करेंगे गलती करेंगे, लेकिन एक बार आपको समझ में आ गया कि क्या क्या नहीं करना है बहुत सारी गलती करने के बाद, तो फिर वो रिपीटेबिलिटी आ जाती है और फिर वो करना रिलेटिवली आसान हो जाता है। राइट। और आप ये मानते हो कि कहीं ना कहीं थोड़ा लक का हिस्सा है कि एक या दो कंपनी जो है वो आउटस्टैंडिंग रिटर्न दे देती हैं। आई थिंक चार्ली मंगर का ही था वो, आई डोंट रिमेम्बर द कंपनीज नेम, तो वो बोलते कि उसमें मैंने इन्वेस्ट किया था, मुझे भी नहीं जी पता था कि बिल्कुल वो सही इतनी बड़ी बात है। हो जाएगी, बट वो कुछ ज्यादा ही बड़ी मल्टी बैगर बन गई एंड देन यू सी कि राइट अच्छा राइट। इतना बड़ा हो गया, जो कि इनिशियल स्टेजेस में बिल्कुल। किसी को भी नहीं पता तो आई होता। थिंक ये बिल्कुल सही फैक्ट बात है, इनफैक्ट जिसके मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उनके लिए एक कंपनी जो उन्होंने कोविड टाइम पे खरीदी थी, आ, वो 30 बैगर हो चुकी है, 30 रुपए पे खरीदी थी, और आई थिंक अब शायद 900 रुपए का उसका भाव चल रहा है। नौ तो सौ एंड ही पुट अ डिसेंट अमाउंट, तो आई थिंक उनका पोर्टफोलियो का आई थिंक 30 या 40 करोड़ इस एक कंपनी में ही था जो उन्होंने मुझे कल दिखाया। तो यू आर राइट। लेकिन आप ये बोलो कि यार ये पूरा लक फैक्टर है, तो मैं नहीं मान सकता कि ये पूरा लक फैक्टर है। होता क्या है कि आप 20 कंपनियां पढ़ते हो और आपको ना अंदर से फीलिंग आती है ये सारी मल्टी बैगर बन सकती हैं। मतलब आप बेसिकली 100 कंपनियां पढ़ते हो, लेकिन आप उनमें से 20 शॉर्टलिस्ट करते हो जो आपको सारी ही लगती हैं कि मल्टी बैगर बन सकती हैं। लेकिन जैसा आप सोचते हो हर कंपनी में होता नहीं है, लेकिन एक या दो कंपनियां होती हैं जो एक्चुअली में वो चीज़ अचीव कर पाती हैं, और उनकी वजह से पूरा का पूरा पोर्टफोलियो इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, बाकी कंपनीज अगर 20% या 10% भी रिटर्न दे रही है लेकिन एक 30 बैगर हो गई, तो पूरे पोर्टफोलियो में जो कैगर है ना वो आपको 50% 40% का कैगर बन जाता है। तो आई थिंक वो पूरा लक फैक्टर नहीं है, उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो वही है कि आप, आई थिंक पीटर लिंच का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही अच्छा कोट है, वो बोलते हैं कि इट्स अबाउट हाउ मेनी स्टोन्स यू, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, हाउ मेनी स्टोन्स यू फ्लिप। तो बेसिकली वो बोलते हैं कि बहुत सारे स्टोन्स हैं, आप जितने ज़्यादा पत्थरों को पलट पलट के देखोगे आपको उतने ज़्यादा जो है अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। तो उसमें मेहनत का भी फैक्टर है और थोड़ा सा क्या मतलब काफ़ी ज़्यादा लक का भी फैक्टर है। जी, लक मोस्ट प्रोबेबली ऑप्टिमाइज करने के लिए कि अगर, मगर एक मिनिमम तो एक बहुत अच्छा इन्वेस्टर है इंटेलेक्चुअल वो उतना ले लेगा। आप अग्री बिल्कुल करते हैं इसे? बिल्कुल। आई थिंक इट्स जस्ट लाइक पोकर, मैं हर किसी को पोकर का एग्जांपल देता हूँ। तो पोकर में अगर आप देखोगे जो वर्ल्ड चैंपियंस हैं, पोकर कोई कार्ड का गेम्स है राइट, तो कोई भी बोल सकता है कि इसमें लक का, इनफैक्ट लक का फैक्टर होता भी है, लेकिन इट्स ऑल्सो अ गेम ऑफ स्किल। तो धीरे 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 उसमें आ तो आपके हाथ में पत्ते ही रहे हैं, रैंडम पत्ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो लोग जीतते आए हैं वो एक मैसिव जो है मतलब जो है वेल्थ क्रिएट कर पाए हैं यूजिंग दिस गेम, क्योंकि उन्हें पता है कि किस बेट को किस बेट को हमें छोटा रखना है और किस बेट को हमें बड़ा एलोकेशन देखना है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पत्ते इतने अच्छे आए हैं तो आप कोशिश करते हो कि उस हैंड से, उस पर्टिकुलर गेम से आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा पाओ। सिमिलरली इन्वेस्टिंग में भी एग्जैक्टली यही है कि आपके पास कंपनीज आ रही हैं, तो वो पत्तों की तरह समझिए, और कुछ कुछ कंपनीज आएंगी जो आपको ना एकदम से बल्ब चमकेगा, आपको लगेगा कि यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। तो बजाय ढूंढना तो आई थिंक 10% ऑफ द एफर्ट है, उसका जो एलोकेशन पार्ट है कि आपने ठीक ठाक एलोकेशन करा, आपने रिस्क लिया जहाँ पे लेना चाहिए था, जहाँ पे बेचना था वहाँ पे सही समय पे बेचा, वो सब चीज़ें ना, और बिहेवियरल एस्पेक्ट वो सब बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, उसकी उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। हाँ, मैं एग्जैक्टली आपसे पूछने भी वाला था कि जैसे कि आपने अपनी अभी एग्जांपल दिया जिनसे आप मिले थे कल, तो उसमें यही गेम है कि लाइक कितने परसेंट हम डाल रहे हैं, तो इसमें आप लाइक क्या रिकमेंडेशन करोगे? क्योंकि कई मेरे फ्रेंड है वो बोलते हैं मल्टी बैगर बन गई 4 टाइम्स हो गया, मगर वो डाले बिल्कुल 50,000 ही थे, इवेंचुअली आप कहीं बिल्कुल मूव ही नहीं बिल्कुल। करे और ज्यादा डाल दिए तो डूब गए, तो ये क्या फॉर्मूला है? नहीं तो बिल्कुल सिंपल ही फॉर्मूला है, आप देख सकते हो कि अगर मानो कि आपके पास आ, एक पोर्टफोलियो में मानो कि 20 कंपनियां हैं, राइट, और अगर आप उस जी। उन 20 कंपनियों में जो एलोकेशन है वो सब में इक्वल इक्वल एलोकेशन कर रहे हो, यानी कि सब में 5-5-5-5% एलोकेट कर रहे हो, राइट। तो अब होता क्या है ना, कुछ लोगों के पोर्टफोलियो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, उनमें 100 कंपनियां होती हैं, तो वो एलोकेशन सिर्फ 1% या 2% का ही होता है। तो आई थिंक इसमें जो पोर्टफोलियो का जो साइज है नंबर ऑफ कंपनीज के टर्म में वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आई थिंक एक चैनल है SOIC का, मेरा फ्रेंड है इशमोहित, तो आई थिंक वो बोलता है इस बात को कि एलोकेशन है खास बाकी सब बकवास। तो वो मुझे बहुत ही अच्छा कोट लगता है, वो अपने ऑलमोस्ट हर एपिसोड में ये बात बोलता है कि एलोकेशन है खास बाकी सब बकवास। तो आप कितने ही जो है अच्छे रिटर्न कमा लें, 10 बैगर कमा लें, 20 बैगर कमा लें, लेकिन अगर आपने एक डिसेंट एलोकेशन नहीं करा, कम से कम अपने पोर्टफोलियो का 10%, 15%, मिनिमम 5% एलोकेशन नहीं करा, तो उसके नीचे तो मतलब आपके पोर्टफोलियो लेवल पे
कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आने वाला उसका। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा मैटर करता है लोकेशन। तो यानी अगर कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर है और उसके पास 1 लाख रुपए हैं, तो वो हर कंपनी में मिनिमम 5,000 लगाए, और मैक्सिमम क्या है देखिए लिमिट? इसमें तो आई थिंक जो एलोकेशन है ना वो दो ही फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला ये है कि अगर आप जीतते हैं तो आप कितने रिटर्न्स कमाएंगे। यानी कि अगर मैं एक बेट लगा रहा हूँ हम्म। और अगर मैं जीता तो मैं 10 टाइम्स कमाऊंगा, अगर मैं हारा तो मैं 20% लूज करूंगा। यानी कि अपसाइड कितनी है वर्सेस डाउन साइड कितनी है। और दूसरा जो फैक्टर है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो मोटा मोटा यही दो फैक्टर जो है डिपेंड करते हैं। पहला कि अगर मैं जीता तो मैं कितने एक्स कमाऊंगा, और दूसरा कि मेरी जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा गेम खेल रहा हूं जहां पर मेरे जीतने की प्रोबेबिलिटी, जैसे कि मानिए अगर कोई एक कॉइन है वो फ्लिप हो रहा है, राइट, और अगर कोई मुझे बोले कि आपको इस पे पैसा लगाना है कि हेड्स आएगा या टेल आएगा, राइट, तो आप उस पर कितने पैसे लगाना चाहोगे। कि अगर आप जीतोगे तो आपको 1 रुपया मिलेगा और अगर आप हारोगे तो आपको 1 रुपया देना पड़ेगा, राइट। तो मैं बोलूंगा मैं इस पे एक भी रुपया नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरे जीतने के चांस 50% है, राइट, 50। और हारने के चांस भी 50% है। तो मोटा मोटा जब मैं जीतूंगा तो मैं 1 रुपया कमाऊंगा, हारूंगा तो 1 रुपया दूंगा। तो मैं कितनी भी बार उस कॉइन को प्ले कर लूं, जो मेरे नेट रिटर्न्स आएंगे वो जीरो आएंगे। आई थिंक ये बात आपको समझ आ रही होगी, राइट। तो जी जी, बेसिक बेसिक प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी है एग्जैक्टली। कि इवेंचुअली आप जितनी ज्यादा गेम खेलोगे, वो एक्चुअल में उतना नंबर आएगा। आप 100 बार कॉइन 50 को बार उछाल हेड आएगा, दीजिए, 50 बार तो टेल आएगा, बहुत और आपको 50 प्रोबेबिलिटी है। बार कॉइन हाँ, मिलेगा। ये नंबर राइट, बहुत पास हो 50 बार जाएगा। आपको मिलेगा और 50 बार आपको हम्म। देना पड़ेगा, तो नेट नेट आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मोटा मोटा जो एलोकेशन का गेम है ना वो इन दो जी। चीजों पे डिपेंड करता है। वहीं अगर कोई ऐसा मुझे बोले कि अगर आप जीतोगे, आपका कॉइन का फ्लिप का ही गेम है, लेकिन अगर आप जीतोगे तो आपको 10 रुपए दूंगा, हारोगे तो 1 रुपया देना है, मैं बोलूंगा मुझे जिंदगी भर खिलाते रहो, राइट। हम्म। मुझे पता है कि आधी बार हेड आएगा, हम्म। आधी बार टेल आएगा, और जीतने पे मुझे 10 रुपए मिल रहे हैं, हारने पे मुझे सिर्फ एक ही हम्म। रुपया देना है, मैं कंटिन्यूस खेलता रहूंगा वो गेम, राइट। तो आई थिंक ये दो चीजें जो हैं हम्म। वो आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में भी लागू कर सकते हैं कि आपको हर इन्वेस्टमेंट में ये सोचना है कि अगर आप जीत रहे हैं तो रिस्क और रिवॉर्ड कितना है। यानी कि जीतोगे तो कितने एक्स कमाओगे, तो उस हिसाब से आप पोजीशन साइजिंग करते हो। और दूसरी चीज ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, यानी कि कितने कॉन्फिडेंट हो आप, कि आपको 50% लग रहा है कि आपको 90% लग रहा है। तो आप इसको एक क्वाड्रेंट में जो है बेसिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो कि एक एक तरफ ये है कि हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और हाई गेन्स। अगर मुझे ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट मिल जाए, मैं अपना 50 60 70% पोर्टफोलियो भी लगाने को तैयार हूँ, राइट। कि मेरे को पता है कि हाई, जैसे कि 99% सर्टेनिटी है कि मैं जीतूंगा, और अगर जीता तो मैं 3x कमाऊंगा, तो इसका मतलब है कि नो ब्रेनर हो गया, राइट। वहीं एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न भी कम है, यानी कि सिर्फ 10% चांस है कि मैं जीतूंगा, और अगर जीता तो 10% कमाऊंगा, तो ऑब्वियसली ऐसी इन्वेस्टमेंट में हमें पैसा नहीं लगाना है, बिल्कुल लगाना ही नहीं, 0% एलोकेशन। वहीं ऐसा हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत ज़्यादा हाई हो, 100% प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो, लेकिन जीतने पे सिर्फ 30% रिटर्न बनेंगे, राइट। फिर भी मैं एक डिसेंट एलोकेशन दूंगा, क्योंकि एक वेरी हाई चांस है और 30% से मैं खुश हूँ, राइट। अगर सिर्फ 10% बन रहे होते तो शायद मैं ना करता। वहीं चौथा हो सकता है कि हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस लेकिन सॉरी, हाई रिटर्न और लो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो आई थिंक ये चार ही केसेस बनते हैं। तो आपको जज करना पड़ता है कि कौन से ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट फॉल कर रही है, और उस हिसाब से आपको एलोकेशन डिसाइड करना पड़ता है, रेंजिंग फ्रॉम 0% टू अ मैक्सिमम ऑफ 40 50%। ओके, मतलब 40 50% 1 पर्सन कैन एक्चुअली इन्वेस्ट। आई थिंक एक नए इन्वेस्टर के लिए उतना इन्वेस्ट करना थोड़ा हार्ड है, लेकिन अगर आप बहुत टाइम से वो काम कर रहे हो और आप ओके। बहुत ज़्यादा सर्टेन हो, जैसे काफ़ी बार आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिनमें 100% प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है, वैसी कोई अपॉर्चुनिटी अगर मिल जाती है कि जीरो रिस्क पे 100% प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, रिटर्न शायद सिर्फ 30% या 20% ही है, फिर भी मैं बोलूँगा कि एक बड़ा चंक आप आराम से लगा सकते हो अगर आपको ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट मिल जाती है तो। ओके, एक और क्वेश्चन था कि जहां तक मैं समझ रहा हूँ कि आप जो कैलकुलेट कर रहे हो, वो ये है कि वो प्राइस उसका बिल्कुल। इवेंचुअली कितना जा सकता है। तो प्राइस डिपेंड कर रहा है पीई इनटू करेक्ट। अर्निंग्स पे। यानी अर्निंग उसकी कितनी बढ़ सकती है, जिसके लिए आपके पास बिल्कुल। कोई ना कोई डेटा होगा। और पीई बिल्कुल। इज द इमोशन पार्ट। तो हम इस तरीके से गेम खेल रहे हैं, इसका कोई हम छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं कि लाइक वो व्यूअर्स को समझ आ जाए। तो वो जो 10:1 प्रोबेबिलिटी है, वो हम कैसे कैलकुलेट राइट। कर रहे हैं? तो आई थिंक अगर आप रियल लाइफ में, मतलब जैसे मैं कॉइन का ही एग्जांपल ले रहा था, तो आप या तो वो ले सकते हैं। अगर मैं रियल इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो फॉर एग्जांपल जैसे लास्ट वीडियो में भी मैंने बात जी। करी थी एचपीएल की, तो वो एक एग्जांपल हो सकता है कि उसमें जैसे
प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो दिख रही थी वो बहुत ज़्यादा हाई दिख रही थी। वो इसलिए क्योंकि ऑर्डर्स ऑलरेडी मिल गए थे। तो वो मीटर बनाने वाली कंपनी जो हमने लास्ट पॉडकास्ट में बात करी थी कि उनको जो है बेसिकली 600 करोड़ के रेवेन्यू करते हैं और 2000 करोड़ के ऑर्डर मिल गए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ या प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ग्रोथ वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई। और साथ साथ वैल्यूएशन भी उतनी ज़्यादा महंगी नहीं थी, तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस था वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया। और साथ साथ जो रिटर्न्स आ रहे थे वो भी मुझे 100% के रिटर्न्स दिख रहे थे, क्योंकि उनकी जो अर्निंग्स हैं वो डबल से भी ज़्यादा होने वाली थी। तो वो कैलकुलेट करके मुझे इस क्वाड्रेंट में ये नज़र आया कि यार इस कंपनी में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी हाई है और रिटर्न के चांसेस भी 100% से ज़्यादा हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी जो है ऑलमोस्ट 80-90% के आसपास है। तो आई पुट अ डिसेंट चंक, यानी 20-25% ऑफ माई पोर्टफोलियो इन जस्ट दिस वन कंपनी। तो आई थिंक इस तरीके से आपको खेलना पड़ेगा, हर हर बार ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जीता तो कितने रिटर्न कमाऊंगा, हारा तो कितना घाटा खाऊंगा, और सक्सेस के चांसेस कितने हैं। गॉट इट। तो जिन्होंने लास्ट पॉडकास्ट नहीं देखा, मैं एक बार थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ, आप बताइएगा कि ये वाला पॉइंट ठीक है कि नहीं। इवेंचुअली जो मैं समझ पा रहा हूँ, आपका ब्रेन पिक कर पा रहा हूँ, वो ये है कि अगर हम सिर्फ ये बेसिक इक्वेशन ही लें तो पीई इंटू अर्निंग्स। तो अगर हमें कोई ऐसी कंपनी मिल जाती है जिसकी अर्निंग हमें पता है कि नेक्स्ट ईयर्स में इंक्रीज होने वाली है, और उसको कोई ऑर्डर मिल गया, लाइक वी एक्चुअली हैव द डेटा, ऐसा नहीं है कि वो मिलने वाला है, वो assumptions में चल रहे हैं, यू हैव द डेटा, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, या तो फिर बहुत ही ज्यादा कन्विक्शन है राइट, कि ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ही होगा, और फिर हमें उसका सोर्स ऑफ इनकम मिल जाता है, अर्निंग मिल जाती है फॉर राइट। नेक्स्ट 1 to 2 years, और इस वक्त पर हम्म। पीई एवरेज बिल्कुल। पीई के आसपास बिल्कुल। है, तो ये दोनों बिल्कुल। इंक्रीज हो जाएंगे, बिल्कुल। तो आप कर सकते हो। तो लेट्स से कि आपको पता है कि 2 गुना हम्म। अर्निंग्स बढ़ गई, पीई बेसिक है, 2 गुना पीई पे बढ़ जाएगा, तो 4 गुना वो अर्निंग कमा लेगा। सॉरी, प्राइस हो 4 गुना सकता है, प्राइस हो मतलब सकता है। प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है 2 ही गुना हो सकता है, तीन जी गुना हो। लेकिन मतलब कि जीते तो 4 गुना तक भी जी। जीत सकते हो। मतलब और लॉस 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 तो के वन चांस बहुत ही परसेंट वन कम ही दिख है, रहे हैं। मतलब उतना ही राइट। पैसा लूज राइट। कर सकते हो, बट द लॉस इज वन, मतलब कि जो लॉस है वो तो सिर्फ हमारी इन्वेस्टमेंट ही हो सकती है, वो ही बिल्कुल, पूरा तो आई लॉस थिंक है। आपको कैलकुलेटेड रिस्क ही लेने पड़ेंगे। दैट वे। तो आप कितने परसेंट इन्वेस्टमेंट को जीरो जी होने पे भी आप, बेसिकली इट्स लाइक जो आप पहले कह रहे थे ना, लक फैक्टर, तो मैं वही वही बात है कि भाई होने को तो मार्केट क्रैश हो जाए तो लक फैक्टर तो है ही, होने को तो हो सकता है कि रिसेशन आ जाए, कुछ भी हो जाए, फिर से कोविड आ जाए, तो आप जो सोच रहे हो वो हो ही ना, तो देर इज ऑलवेज अ रिस्क। तो इसीलिए ऐसा नहीं बोल सकते कि हम 100% पोर्टफोलियो लगा दिया एक कंपनी में। आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, सब कुछ को ध्यान में रखते हुए। जो इन्वेस्टर्स हैं, आई थिंक वो इस गेम को समझ गए, जहां तक मैं समझ पाता हूँ, क्योंकि काफी यंगस्टर्स भी अगर उनसे बात होती है, इवन मेरी सिस्टर इन लॉ है, तो उससे भी अगर इन्वेस्टमेंट की बात हुई, तो वो सबसे ज्यादा डरते हैं, इसलिए एक तो पोर्टफोलियो ऊपर नीचे हो रहा है, और आपको सर्टेनिटी से वो प्रोबेबिलिटी में बहुत शिफ्ट ज़्यादा होने में आई बड़ा थिंक डर वो लगता एक, है कि बिल्कुल। एफडीज, वो एक आप ब्रेक थ्रू आप होने में बहुत मानोगे टाइम नहीं, लगता है मेरी उसके मम्मी ऊपर, लाइक अभी यू भी मुझे फ़ोन कर करके कहती हैं, बेटा एक साइड इनकम बना ले, नीचे। कम से कम कुछ कोर्सेज शुरू कर दे, कुछ तो कर दे कि कम से कम इनकम आती रहे। तो वो जो चीज़ है ना कि वॉलेटिलिटी को डाइजेस्ट करने वाली चीज़, वो आने में बहुत सबसे ज़्यादा जी मुश्किल ना वही होती है कि आप पोर्टफोलियो को 20-30% वो गिरते ही हुए है, देख पा रहे हो, क्योंकि आपको कन्विक्शन है कि जो मेरी डर थीसिस है जाता वो हूँ। सही है, 2 साल के बाद अर्निंग इतनी हो जाएगी और ये स्टॉक 2x 3x हो जाएगा। जी वो सब फ्यूचर है, राइट? तो आप प्रोबेबिलिटी पे खेलते हो, आप ऐसी 10 स्टोरीज ढूंढते हो, उन सब में एलोकेशन करते हो सकता है 2-3 ना चलें, हो सकता है कि 6-7 चल जाएं, और लेकिन क्यूमुलेटिव लेवल पे आप बहुत अच्छा कर सकते हो, लेकिन वॉलेटिलिटी रहेगी ही रहेगी। आप ये नहीं कह सकते कि मैं बिना वॉलेटिलिटी के एक स्ट्रेट लाइन में रिटर्न कमाना चाहता हूँ, तो वो मार्केट है ही नहीं। जी। तो एग्जैक्टली इसमें दो टाइप की मेंटालिटी मैंने देखी है। एक मेंटालिटी तो ये है कि जो बिल्कुल ही नहीं खेलना चाहते, कि बिल्कुल ही वो थोड़े डरे हुए हैं कि नहीं लेना, तो लाइक मेरे डैड की साइकी वैसे कि रिस्क को जीरो कर दो, रिस्क को जीरो कर दो, लाइक बचपन से मैं ये हम्म। सुनते आया हूँ, तो वो एफडी के ऊपर नहीं जाना चाहते। और कई मेंटालिटी ये है कि वो बिल्कुल ही एक्सट्रीम की खेल रहे हैं, तो वो देख भी नहीं रहे कंपनी क्या करेगी, पूरा का पूरा सॉर्ट ऑफ बिल्कुल। सट्टा है वो डाल दिया। लेकिन वो प्रोबेबिलिटीज को समझना, और बिना उसको समझे हम कुछ भी नहीं कर सकते, नॉट इवन बिल्कुल। बिजनेस, नॉट इवन इन्वेस्टमेंट, वो सक्सेस है ही नहीं है, फिर देन यू हैव बिल्कुल। अ मीडियोकर लाइफ। बट एक्सट्रीम भी नहीं खेलना, यहाँ भी नहीं खेलना, और वो द प्रोबेबिलिटी इज अ वेरी आई थिंक इंटरेस्टिंग लास्ट सब्जेक्ट। तो पॉडकास्ट में भी मैंने आई थिंक वही जैसे आपने बात बहुत करी अच्छा थी ना, एग्जाम्पल दिया। कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग। तो आई थिंक वही वही है, एग्जैक्टली। इन्वेस्टिंग इज अ गेम ऑफ कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग। लाइफ एज अ राइट। होल आई थिंक इज, बिल्कुल आपको नहीं, लगता बिल्कुल है? सही बात है। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हैड द सेम कमेंट लास्ट टाइम कि लाइफ इज एक्चुअली कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग। वन मोर क्वेश्चन शुभम, कि जैसे इसमें तो जो सैलरी है
वो भी आफ्टर टैक्स हमने माना है कि 1 लाख रुपए है। लेकिन अगर किसी की लाइक 50 के हो, 25 के पर मंथ हो, तो उनके लिए क्या है, लाइक आई इज देयर थिंक एनी वे, वेरी गुड क्वेश्चन, और वेरी गुड वो नंबर्स क्वेश्चन। तो क्या आएंगे? इसमें अगर आप किसी की सैलरी 50,000 पर मंथ है तो मोस्टली उसके एक्सपेंसेस भी, वो शायद टीयर 2 टाउन में रह रहा होगा या टीयर 3 टाउन में रह रहा होगा, और उसके एक्सपेंसेस भी उसी प्रोपोर्शन में होंगे। तो ये जो नंबर है ना, ये उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली मुझे कुछ नहीं करना, मैं ये नंबर्स यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके। 1 लाख की जगह यहाँ पे 50,000 के जी। नंबर मैंने डाल दिए, और एक्सपेंसेस सेविंग जो है बेसिकली 50% है, और 25,000 जो है वो एक्सपेंसेस कर रहा है हर महीने। तो मोटा मोटा उसका जो कॉर्पस का अमाउंट साइज है ना, वो भी काफ़ी छोटा हो गया रिलेटिवली। तो 90 लाख का कॉर्पस हो गया, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिमिलरली ईयर 15 में वो ब्रेक इवन कर पा रहा है विद अ 2.17 करोड़ कॉर्पस। तो आई थिंक जो कंपाउंडिंग है वो सभी के लिए सेम चलेगी। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर कोई 50,000 सैलरी वाला बंदा है और वो बोले कि, क्योंकि होता क्या है कि कम सैलरी में ज़्यादा सेविंग करना बहुत हार्ड होता है, क्योंकि अगर आप किसी के एक्सपेंसेस की बात करें तो बहुत सारे वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं, और बहुत सारी एक्सपेंसेस होते हैं जो मस्ट हैव्स होते हैं, जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ऐसे में जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, किराया वगैरह वगैरह, बच्चों की पढ़ाई, ये सब ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनको आप कट आउट नहीं कर सकते। और अगर आप कम सैलरी पे हैं तो जो सेविंग रेट है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हाई अचीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप 50,000 सैलरी पे हैं तो शायद आप 50% सेविंग करना आपके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा। तो शायद यहाँ पे वो नंबर सिर्फ 25% ही सेविंग रहेगा। और उस वजह से जो काफ़ी बार लोग कहते हैं कि हम इस ट्रैप में फंस गए हैं और हम उससे निकल नहीं पा रहे। आप यहाँ पे देखिए 25% सैलरी पे 50,000 सैलरी पर मंथ में 25 ईयर्स में भी, 24 ईयर्स में भी वो नंबर अचीव नहीं हो पा रहा है। आई थिंक शायद 1-2 साल का अगर मैं डेटा और लगाऊं तो शायद वो अचीव हो जाएगा। लेकिन आई थिंक वो जो सैलरी का फैक्टर है ना, वो इसीलिए बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट एक इतनी सैलरी हो जाए कि आप उस ट्रैप से बाहर आ सकें। तो वही जैसे हमने लास्ट पॉडकास्ट में बात कर रहा था कि शुरुआत में अपने ऊपर इन्वेस्ट करना ना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। अगर आप अपने ऊपर, क्योंकि वहाँ पे जो कंपाउंडिंग है वो इस कंपाउंडिंग से बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको। तो मतलब ये स्पेक्ट्रम है कि इनिशियली तो जो आरओआई है वो आपकी सैलरी में ही मिलेगा, क्योंकि सेविंग और हम कम कर देंगे, 25 कर देंगे, 15 कर बिल्कुल देंगे, नहीं फिर करेंगे। नहीं हो पाएगा वो चीज। तो वो कहीं ना कहीं हमें अपनी एजुकेशन में या किसी और चीज में इन्वेस्ट करके ही किया जाएगा। और मैक्सिमम हम जो रिकमेंडेशंस लाइक अगर कहीं और भी देखते हैं तो वो लोग एक मिडिल क्लास, एक थोड़ी ठीक सैलरी के ऊपर ही दी जाती है। तो वो बहुत ही, अगर हम कम उस स्पेक्ट्रम में जाके कोई कुछ उस पे ऑप्टिमाइज करना भी चाहते हैं तो दैट ऑप्टिमाइजेशन आई थिंक ओनली कैन बी डन विद द बिल्कुल सैलरी ग्रुप। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच शुभम। आई थिंक ये वाली जो शीट है इसका हम लिंक दे देंगे और इसको आप प्ले कर सकते हैं, बट इवेंचुअली सिंपल इसको एक एडवाइस मत मानिए, इसको एक एज अ होल देखने की कोशिश कीजिए कि मेन जो इसका फर्स्ट प्रिंसिपल है, मेन जो हम पॉइंट रखना चाह रहे हैं वो एग्जैक्टली क्या है। और यही वेरिएबल्स हैं, कोई जादू नहीं होगा। कोई आपको 1,000 करोड़ वाला पोर्टफोलियो वाला भी आ जाएगा और वो बोलेगा कि आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको कोई टिप दे देंगे, जैसे कि शुभम ने एग्जांपल भी दिया फ्रेंड का कि वो डबल कर देंगे या इतना हो जाएगा, 1 साल में 10 गुना हो जाएगा, वो नहीं होगा। थैंक यू सो मच शुभम फॉर कमिंग। जय हिंद। थैंक यू, जय हिंद। ओके, तो एक बार जो इस पॉडकास्ट की लर्निंग है वो मैं आपके लिए डिस्क्राइब कर देता हूँ। लर्निंग नंबर 1 कि जो वेरिएबल्स हैं फाइनेंशियली फ्री होने के लिए वो यही हैं। ये जो 6 वेरिएबल्स हैं कि सैलरी में इंक्रीज कितना होगा, इन्वेस्टमेंट में रिटर्न कितना मिलेगा, हम कितने परसेंट सेव करेंगे एंड सो ऑन। और इन्हीं नंबर्स को ट्वीक करके हम एक्चुअल में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। और ये जो मॉडल है ये एक रफ आइडिया है कि क्या हम अपने से सच बोल रहे हैं कि नहीं, कि हम किस टाइम तक फाइनेंशियली फ्री होंगे और हम कितनी सेविंग कर रहे हैं। इट इज़ मोर ऑफ एन इंट्रोस्पेक्शन कि हम कुछ उसमें नंबर डाल रहे हैं और अपना देख रहे हैं कि कितने साल तक हम लगभग फ्री हो सकते हैं। लर्निंग नंबर 2, एसेट्स एंड लायबिलिटी। देखिए शुभम का जो भी पोर्टफोलियो वो काफ़ी अच्छा है। अगर वो चाहें तो छोटी छोटी चीज़ों में अपना फोकस ना दें, लेकिन इसके बावजूद वो हर चीज़ में अपना फोकस दे रहे हैं। हर एक लायबिलिटी को एसेट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। जैसे कि उनके पास 2 पार्किंग थी अपनी सोसाइटी में, एक में उनकी खुद की कार खड़ी होती है और एक फ्री थी। उन्होंने उसको भी रेंट में दे दिया। उनका जो बरेली में घर है उसे उन्होंने रेंट पे दिया है। वहाँ पर ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता था वो देख रहे थे कि उनके जो टेनेंट है वो हर महीने 25-26 हज़ार पे इलेक्ट्रिसिटी बिल में पे करते हैं। तो उन्होंने सोचा क्यों ना ऊपर सोलर पैनल्स लगाए जाए और वो इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो अमाउंट है वो उनके पास आ जाए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं मोहाली से बैंगलोर शिफ्ट हो गया और मोहाली में जो मेरा घर है वो फ्री पड़ा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसे एयरबीएनबी में चढ़ा दिया जाए। अब मेरे पास 2 कंट्रोल हैं। अगर मैं जब भी वहां पर जाना चाहता हूं तो मैं उन डेट्स को ब्लॉक कर देता हूं ताकि उस वक्त कोई भी टेनेंट वहां पर ना हो।
और जब मैं वहां पर नहीं होता तो कोई भी वहां पर रेंट में आके रह सकता है, और एटलीस्ट वो एक लाइबिलिटी नहीं है, वो मेरे लिए एसेट है। लर्निंग नंबर 3, कितना परसेंट रिटर्न, यानी जो इन्वेस्टमेंट है उससे प्रैक्टिकली हम कितने परसेंट रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमें कितनी नॉलेज है और कितनी बार रिपीटेडली हम उस कैगर को अचीव कर सकते हैं। तो वो बहुत इम्प्रैक्टिकल होने की जरूरत नहीं है कि 6-6 महीने में हम अपना पैसा डबल कर देंगे। दैट इज नॉट पॉसिबल। एटलीस्ट जितने भी इन्वेस्टर से मैंने बात करी है, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो फुल टाइम ये चीज कर रहे हैं, वो सब कहते हैं कि रिपीटेडली वो नंबर अचीव करना बहुत आसान नहीं है। सो आई प्रे कि हम सब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस बहुत जल्दी अचीव कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।